हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर का पेपर है संविधियों का निर्वचन। उसमें एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि निर्वचन के प्रयोजनार्थ संविधियां कितने प्रकार की होती हैं, समझाइए। तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। तो आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार से प्रश्न आए तो आप किस प्रकार उत्तर लिखेंगे आज हम आपको बताएंगे, ताकि आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना रहे। तो बिना देर किए आज शुरू कर देते हैं कि इस निर्वचन के प्रयोजनार्थ संविधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो आज हम इसे समझते हैं। तो आपको सबसे पहले लिख देना है कि किसी भी विधि की व्याख्या करते समय उसकी प्रकृति एवं उद्देश्यों को समझना आवश्यक होता है। इसलिए निर्वचन के प्रयोजनार्थ संविधियों को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि किसी संविधि की भाषा का अर्थ सख्ती से लिया जाए या उदारता पूर्वक। इन संविधियों को 4 प्रमुख वर्गों और उनके अंतर्गत कई उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला इसमें है अवधि विषयक संविधियां। ये संविधियां अपने अस्तित्व की समय सीमा के अनुसार 2 प्रकार की होती हैं। अवधि विषयक संविधियां पहली होती है अस्थायी संविधियां। जिन संविधियों की अवधि विधायिका द्वारा पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है उन्हें अस्थायी कहा जाता है। निर्धारित समय पूर्ण होते ही ये समाप्त मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए कोई विशेष अधिनियम जो केवल चुनाव अवधि तक प्रभावी हो। ये बहुत अच्छा इसका उदाहरण है, आपको समझ आ गया होगा। पहला था इसमें हमने आपको बताया कि अस्थायी संविधियां। दूसरी है इसमें स्थायी संविधियां। इनकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। ये जब तक निरसित न कर दी जाएं तब तक प्रभावी रहती हैं। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता 1860। दूसरा है इसका स्वरूप विषयक संविधियां। ये संविधियां अपनी भाषा, आदेश और या निर्देशों की प्रकृति पर आधारित होती हैं। इसकी कुछ उप संविधियां हैं, जिनमें पहला है आज्ञापक संविधियां। ये संविधियां किसी कार्य को विशेष रीति से करने का कड़ा आदेश देती हैं। इनका उल्लंघन विधि का उल्लंघन माना जाता है। उदाहरण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की अनिवार्य धाराएं। दूसरा है आदेशात्मक आबद्धकर संविधियां। इनकी प्रकृति आज्ञापक संविधियां जैसी होती है, इसका अनुपालना अनिवार्य होती है। अगली है निर्देशात्मक संविधियां। इसमें ये केवल दिशा निर्देश देती हैं। इनका उल्लंघन मात्र संविधि की आत्मा पर आघात नहीं करता। उदाहरण के लिए चुनाव प्रक्रिया में समय का पालन यदि तकनीकी रूप से न हो पाए तो वह निर्देशात्मक माना जा सकता है। अनुज्ञात्मक संविधियां। अनुज्ञात्मक संविधियां में ये संविधियां किसी कार्य को करने की अनुमति देती है, पर उसे करना अनिवार्य नहीं होता है। घोषणात्मक संविधियां। ये विधियों में यदि कोई संदेह हो तो उसे स्पष्ट करती हैं और स्थापित विधि सिद्धांतों को पुष्ट करती हैं। उपचारात्मक संविधियां। इसका उद्देश्य किसी सामाजिक या कानूनी दोष का निवारण करना होता है। उदाहरण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसका एक अच्छा उदाहरण है। न्यायालय दृष्टांत है। इसमें इन्हें उदारतापूर्वक व्याख्यायित किया जाता है। किसको? उपचारात्मक संविधियों को। समर्थनकारी संविधियां। ये विधायिका या प्रशासन को कुछ कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करती है। इसमें निर्णय है शशिकांत सिंह बनाम तारकेश्वर सिंह के मामले में कहा गया है कि ये आंशिक रूप से आज्ञापक व निर्देशात्मक हो सकती हैं। असमर्थनकारी संविधियां। ये सामान्यतः प्राप्त अधिकारों को सीमित कर देती हैं। उदाहरण के लिए कोई विधि किसी सरकारी अधिकारी को किसी व्यवसाय में शामिल होने से रोकती है। ये कौन सी हैं? असमर्थनकारी विधियां। अब आती है तीसरे नंबर की क्षेत्र विषयक संविधियां। उसमें पहला है सार्वजनिक संविधियां। ये जनसाधारण के अधिकारों या कर्तव्यों से संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता, आयकर अधिनियम।
इसी में है बी है प्राइवेट संविधियाँ। ये किसी व्यक्ति, संस्था या समूह के निजी हितों से संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए है किसी विशिष्ट संस्था को विशेषाधिकार देने वाली अधिनियम। चौथा है उद्देश्य विषयक संविधियाँ। उसमें पहली है संहिताकारी संविधियाँ। ये विभिन्न प्रथाओं और न्यायिक निर्णयों का संहिताबद्ध करती है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधा अधिनियम। इसमें दूसरा है समेकनकारी संविधियाँ। ये न कि ये एक ही विषय से संबंधित विभिन्न विधियों को एकत्रित करती है, जिसमें है आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम। इसे हम और विस्तार से जानेंगे, अलग एक वीडियो इसका बनाएंगे। और इसमें है अगली है दांडिक संविधियाँ। ये अपराधों को परिभाषित कर दंड निर्धारित करती हैं, जिसमें आईपीसी एनडीपीएस एक्ट इसमें शामिल है। कराधान संविधियाँ, ये सरकार को कर लगाने का अधिकार देती हैं। अब इसमें न्यायिक निर्णय इसमें है, माफ़ कीजिएगा, इसमें न्यायिक निर्णय नहीं आ पाया। इसके बाद में है ई है इसमें व्याख्यात्मक संविधियाँ। इसके अंतर्गत ये अन्य विधियों की अस्पष्टता को स्पष्ट करती है। संशोधनकारी संविधियाँ, ये मौजूदा विधियों में संशोधन कर उन्हें युगानुकूल बनाती हैं। निरसनकारी संविधियाँ, ये किसी पुराने या अप्रचलित अधिनियम को समाप्त करती हैं। विधिमान्यकरण संविधियाँ, ये पूर्व में अवैध रहे कार्यों को विधिमान्यता प्रदान करती है। अब इसमें आपको मैंने पूरी संविधियाँ बता दी। लास्ट में आपको लिख देना है निर्वचन के प्रयोजनार्थ संविधियों का यह वर्गीकरण न्यायालयों को यह निर्णय लेने में सहायता करता है कि किसी विशेष संविधि की व्याख्या करते समय उसकी भाषा को कठोरता से पढ़ा जाए या उदारतापूर्ण। इस सभी वर्गों का उद्देश्य विधायिका की मंशा को न्यायिक दृष्टिकोण से समझना और लागू करना है। तो इसमें आज हमने आपको बताया कि संविधि निर्वचन के प्रयोजनार्थ संविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली अवधि विषयक संविधि है, दूसरी है स्वरूप विषयक संविधि है, तीसरी इसमें है क्षेत्र विषयक संविधि है और चौथी है उद्देश्य विषयक संविधि है। और इसमें इसकी उप संविधियाँ हैं जो हमने आपको बताई, जिसमें अवधि विषयक में स्थायी संविधियाँ हैं, स्थायी संविधियाँ हैं। दूसरा स्वरूप विषय में उसकी उप संविधियाँ हैं। आज्ञापक संविधि है, आदेशात्मक है, निर्देशात्मक है, अनुज्ञात्मक है, घोषणात्मक है, उपचारात्मक है, समर्थनकारी संविधियाँ हैं, असमर्थनकारी संविधियाँ हैं। इसके बाद क्षेत्र विषयक संविधियों में इसकी उप संविधियाँ हैं, सार्वजनिक संविधियाँ हैं और प्राइवेट संविधियाँ हैं। और इसके सबसे लास्ट उद्देश्य विषयक में है संहिताकारी संविधियाँ हैं, समेकनकारी संविधियाँ हैं, दांडिक संविधियाँ हैं, कराधान संविधियाँ हैं, व्याख्यात्मक संविधियाँ हैं, संशोधनकारी संविधियाँ हैं, निरसनकारी संविधियाँ हैं, विधिमान्यकरण संविधियाँ हैं। ये आज हमने संविधियाँ और उनकी उप संविधियाँ आपको बताई और इसके प्रकार हमने आपको बताए हैं। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो आप जुड़े रहिए हमसे, और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। मिलेंगे इस प्रकार के ऐसे ही प्रश्न में और उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।